साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट टू पॉइंट में। सो बच्चों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले आप लोग को, ठीक है, आप लोग को बात करेंगे बी आपका 5 सेमेस्टर, ठीक है। बी 5 सेमेस्टर जो आपका एक प्रकार से सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट आपका है एशियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, ठीक है। और आपका जो पेपर नेम होता है स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ द एशियन इंडिया। 5 सेमेस्टर में आपको मेन आपका 2 सब्जेक्ट होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो ये आपका हिस्ट्री का पेपर है, आपका फर्स्ट पेपर है, ठीक। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में, खास तौर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी वालों के लिए, और यूनिवर्सिटी वाले बच्चे इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो स्टार्ट कर दे। देखिए आपका जो पास एक प्रकार से मैक्सिमम मार्क्स होगा आपका 75, यानी कि 75 नंबर का आपका सेक्शन एसी को इस सेमेस्टर में होने वाला है, ठीक है। 5 सेमेस्टर में फर्स्ट पेपर में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को। पहला आपका देखिए, हर बार की तरह जो आपका सेक्शन होगा 3 खंडों में विभक्त होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक। तो सेक्शन ए में आपको पूरे 10 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको पूरा करना होगा, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर 50 शब्दों में देना होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 अंक निर्धारित है, यानी कि सेक्शन ए से आपको 30 नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो वैसे सभी यूनिवर्सिटी के लिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है यह वीडियो, ठीक है। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन है उपनयन संस्कार, ठीक। बच्चों, उपनयन संस्कार क्या होता है एक प्रकार से कहें तो उपनयन संस्कार जो होता है एक प्रकार से हिंदू धर्म के 16वें संस्कारों में से एक प्रमुख माना जाता है, ठीक। इसे यज्ञोपवित या फिर जनेऊ संस्कार भी कहा जाता है इसको। यह जो होता है, यह संस्कार जो होता है आश्रम व्यवस्था के पहले ब्रह्मचर्य व्यवस्था के अंतर्गत आता है, ठीक। उपनयन संस्कार से जो जैसे उसका अर्थ होता है पास लगाना, ठीक है। इस संस्कार में बच्चों को यज्ञोपवित नाम का पवित्र धागा भी पहनाया जाता है, ठीक। इसके उपनयन संस्कार के बाद बच्चा गुरुकुल में रहना शुरू कर देता है। जो पहले समय में उपनयन संस्कार काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण होता था, ठीक है, उस समय। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए से दूसरा क्वेश्चन गृहस्थ आश्रम, ठीक। बच्चों, गृहस्थ आश्रम क्या होता है जानेंगे थोड़ा। देखिए, गृहस्थ आश्रम का जो सामान्य अर्थ होता है मतलब घर में स्थित या फिर घर पर ही रहना, ठीक है, घर वाला जिसको कहा जाता है। हिंदू आश्रम व्यवस्था के 4 आश्रमों में यह जो है दूसरा स्थान है इसका आरंभिक अविवाहित जीवन के अंत और वैवाहिक जीवन के आरंभ से शुरू होता है, जिसमें घर की जिम्मेदारियां, परिवार का उत्थान, बच्चों की शिक्षा और धार्मिक जीवन पर परिवार केंद्रित एक प्रकार से शामिल होते हैं, ठीक है। इस तरह आप गृहस्थ आश्रम के बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन ए से आपका तीसरा क्वेश्चन है 4 पुरुषार्थ, ठीक। 4 पुरुषार्थ क्या होता है? तो बच्चों, 4 पुरुषार्थ जो होते हैं आपका पहला आपका धर्म हो गया, दूसरा आपका अर्थ हो गया, तीसरा आपका काम हो गया, चौथा आपका मोक्ष हो गया, ठीक। तो ये एक प्रकार से जो पुरुषार्थ होते हैं, भारतीय चिंतकों ने जीवन के भावी विकास की संभावनाएं और समस्याओं, मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन 4 पुरुषार्थों की कल्पना जो है कुछ इस तरीके की बतलाई गई है। धर्म का मतलब है धार्मिकता और नैतिक मूल्य, ठीक। जबकि अर्थ का मतलब है समृद्धि और आर्थिक मूल्य, ठीक। और काम का मतलब है आनंद, प्रेम और मनोवैज्ञानिक मूल्य। और आपका चौथा जो है मोक्ष का मतलब है मुक्ति, यानी कि आध्यात्मिक मूल्य और आत्म साक्षात्कार, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए से आपका चौथा क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति, ठीक। तो प्राचीन भारत में राज्य की जो उत्पत्ति थे कि कई सिद्धांत थे, जैसे कि दैवी सिद्धांत में क्या था, यह सबसे प्राचीन सिद्धांत था। इस सिद्धांत के मुताबिक जो है ईश्वर ने ही राज्य की स्थापना की थी, ऐसा मानना था लोगों का कि यहूदी ग्रंथों के मुताबिक ईश्वर ने खुद राज्य स्थापित किया था। वहीं दूसरे धर्म ग्रंथों के मुताबिक ईश्वर ने किसी दैवी पुरुष को राज्य बनाने के लिए भेजा था, ठीक। जबकि सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के अनुसार लोगों के बीच हुए समझौते से राज्य की उत्पत्ति हुई थी। लोगों ने अपनी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए कई शासक चुनने का फैसला भी किया था। जबकि संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत जो है संयुक्त परिवार प्रणाली से राज्य या फिर राजपद का विकास हुआ था। इस तरह आप लिखेंगे। प्राचीन भारत में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों तरह के राज्य थे उस समय, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां है सेक्शन ए से कि समाहर्ता क्या होता है, ठीक बच्चों। समाहर्ता क्या होता है एक प्रकार से यह जो होता है राजस्व संग्रह या फिर कलेक्टर जनरल समाहर्ता की जिम्मेदारी होती है, जो राजकोष का भी प्रभारी होता है, यानी वह वास्तव में वित्त मंत्री ही होता है। उसे सभी प्रांतों, किलेबंद शहरों, खानों, जंगलों
व्यापार मार्गों और अन्य की निगरानी देखनी या फिर करनी पड़ती है। इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां है सेक्शन ए से कि महादंड नायक। तो बच्चों महादंड नायक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। महादंड नायक क्या होता है? एक प्रकार से यह जो है प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था का एक पद होता था, ठीक है। यह जो पद है मुख्य न्यायिक अधिकारी का पद होता था उस समय। महादंड नायक का मुख्य काम जो होता था न्याय और कानून व्यवस्था को बनाए रखना होता था उस समय के लिए, ठीक है। वह अदालतों में सुनवाई होने वाले मामलों में सजा सुनाते थे या फिर देते थे। महादंड नायक अपराधों की जांच करते थे और दोषियों को दंडित करने के लिए वह साम्राज्य में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होते थे, ठीक है। एक प्रकार से कहें तो महादंड नायक का काम जो है अपराधियों को एक प्रकार से दंड देना होता था, मुख्य कार्य, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है सेक्शन ए से उपनिषद, ठीक। तो बच्चों उपनिषद क्या होता है? एक प्रकार से यह जो है हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। यह वेदों के अंतिम भाग में आते हैं, ठीक। और वेदों के पुराने कर्मकांडों से नए धार्मिक विचारों और संस्थाओं का दस्तावेज होता है। उपनिषदों में ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाने की शिक्षा दी गई है। ये जो भारतीय आध्यात्मिक चिंतन और दर्शन के मूल आधार हैं। उपनिषदों में 2 से ज़्यादा ग्रंथ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विचार भी हैं, जैसे आपका संसार, कर्म, मोक्ष और धर्म, ठीक है। उपनिषदों में कर्मकांड को अवर माना जाता है और ज्ञान को महत्व दिया जाता है। इस तरह आप लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन ए से आपका 8वां क्वेश्चन है कि श्रेणी व्यवस्था, ठीक बच्चों। तो श्रेणी व्यवस्था का मतलब जो होता है किसी विशेष क्षेत्र में, ठीक, किसी विशेष क्षेत्र में काम करने वाले कारीगरों या फिर व्यापारियों का संगठन होता है, ठीक। प्राचीन भारत में श्रेणी व्यवस्था को गिल्ड प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक संरचना थी, ठीक। श्रेणी व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें इस तरह हैं, जैसे कि श्रेणियां जाति पात और उच्च नीच के बंधन से मुक्त होती थी, ठीक। श्रेणियों का मकसद अपने सदस्यों की मदद करना होता था। श्रेणियां जो है अपने सदस्यों के साथ साथ समाज में भी नैतिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का आनंद लेती थी, ठीक। इस तरह आप श्रेणियों के बारे में लिखेंगे, श्रेणी व्यवस्था। फिर आपका अगला क्वेश्चन नंबर 9वां है सेक्शन ए से मंडलम, ठीक बच्चों। तो मंडलम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मंडलम का एक प्रकार से एक संकेंद्रित आरेख होता है जिसका मूल सिद्धांत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है। यह शब्द हिंदू मूल है, ठीक है, और ऋग्वेद में काम के वर्गों के नाम के रूप में प्रयुक्त होता है। मंडल शब्द का इस्तेमाल एक सम्मानजनक उपाधि के रूप में भी किया जाता था उस समय। यह उपाधि आमतौर पर वंशानुगत होती थी, ठीक। चक्र की आकार का घेरा, इसका मतलब एक प्रकार से कई शब्द हो सकते हैं, कई मतलब हो सकते हैं, जैसे कि चक्र की आकार का घेरा, गोल फैलाव या फिर चंद्रमा या सूर्य के चारों ओर पकड़ने वाला घेरा, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन सेक्शन ए से आपका 10वां क्वेश्चन है स्त्रियों की स्थिति, कंडीशन ऑफ वुमेन। स्त्रियों की उस समय जो स्थिति थी क्या कैसी थी? तो भारत में महिलाओं की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट टाइम में तो काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, लेकिन पहले समय में जो स्त्रियों की स्थिति काफ़ी ज़्यादा हद तक बहुत ही गड़बड़ थी, ठीक है। लेकिन अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं और न्यायिक अधिकारों का विस्तार हुआ है। महिलाएं अब कई तरह के पेशों में काम कर सकती हैं और पुरुषों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। महिलाओं ने खेलों में भी कई उपलब्धियां हासिल की हैं। महिलाओं ने कला और मनोरंजन उद्योग में काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है, ठीक। हालांकि महिलाओं के सामने अभी भी कई चुनौतियाँ हैं, ठीक। इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला सेक्शन है सेक्शन बी, ठीक। सेक्शन बी में आपको पूरे 7 से 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जो है 6 अंक निर्धारित हैं, यानी कि सेक्शन बी से आपको 24 अंक मिलने वाले हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन जो है 150 शब्दों में आपको आंसर उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं आपका सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, सीरियल नंबर 2 है कि प्राचीन भारत में जो है वैवाहिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो प्राचीन भारत में जो एक प्रकार से वैवाहिक व्यवस्था थी, पहले समय में क्या होता था, बाल विवाह का प्रथा था, ठीक है। बचपन में ही 3 साल के बच्चे जो हो जाते थे तो उनका बाल विवाह कर दिया जाता, फिर जैसे जैसे बड़े होते थे फिर उनका एक प्रकार से कार्यक्रम विवाह संपन्न किया जाता था, ठीक। तो प्राचीन भारत में विवाह को एक धार्मिक कार्य और सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना जाता था उस समय, ठीक। मनुस्मृति के अनुसार पुत्र जो है पिता को मोक्ष प्रदान करने वाला होता था। प्राचीन शासकों और स्मृतियों के सगोत्र संबंधित और सप्रवर विवाह को निष्पक्ष बताया जाता था। मौर्य काल में लड़की की विवाह जो है 16 वर्ष तथा लड़की की विवाह 12 वर्ष में कर दी जाती थी, ठीक। इस तरह आप लिखेंगे।
फिर आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका है दूसरा सेक्शन बी से, सीरियल नंबर तीसरा है कि राज्य के सप्तांग जो है सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक, तो बच्चों एक प्रकार से राज्य के जो सप्तांग सिद्धांत हैं कुछ इस तरह से, जैसे कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत को कौटिल्य के द्वारा दिया गया था। ठीक, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांगों के बारे में अद्भुत तरीके से लिखा है। राज्य के 7 अंगों के कारण ही राज्य की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत सप्तांग कहलाता है। राज्य के जो है 7 अंग कुछ इस तरीके से थे। पहला आपका था स्वामी, ठीक, और दूसरा आपका था अमात्य, और तीसरा आपका था जनपद, ठीक, और चौथा आपका था दुर्ग, पांचवा आपका था कोष, ठीक, और फिर छठा आपका था जो दंड, और सातवां आपका था मित्र। ठीक, तो प्राचीन भारत में राज्य के इन 7 अंगों का सुदृढ़ और स्वस्थ सहयोग होना जरूरी माना जाता था। कौटिल्य के मुताबिक जो है परवर्ती अंग से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था, जैसे आमत जो है जनपद से और जो जनपद दुर्ग से। ठीक, कौटिल्य ने कोष को राज्य का मुख्य अंग माना था। उनका मानना था कि कोष से ही राज्य बढ़ता है और शक्तिशाली एक प्रकार से बनता भी है। कौटिल्य ने मित्र को कान कहा था। उनका मानना था कि राज्य की उत्पत्ति के लिए और विपत्ति के समय मदद के लिए राज्य को मित्रों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सीरियल नंबर चौथा है सेक्शन बी से। ठीक, तो क्या है, सम्राट अशोक के कल्याणकारी कार्यों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों सम्राट अशोक के कल्याणकारी कार्य कुछ इस तरीके से, जैसे आपका था, उन्होंने शिकार और पशु हत्या करना छोड़ दिया था। ठीक, उन्होंने धर्मों के सन्यासियों को एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा दान देना शुरू कर दिया था। उन्होंने जन कल्याण के लिए चिकित्सालय, पाठशाला, सड़कें भी बनवाई थी, कुएं भी खुदवाए थे, विश्राम गृह बनवाए थे। ठीक, उन्होंने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को कई देशों में भेजा था। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने साम्राज्य के उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त किया था। उन्होंने एक प्रकार से सभी संप्रदायों को सभी जगह वास करने की सुविधा दी थी। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की भी बात कही थी। ठीक, उन्होंने न केवल मनुष्य बल्कि सभी प्राणियों को कल्याण के लिए काल किया था। ठीक, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा, सीरियल नंबर 5वां है कि प्राचीन भारतीय कृषि व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो बच्चों प्राचीन भारतीय जो कृषि व्यवस्था थी किस कहते थे, प्राचीन भारत में पाषाण युग में कृषि का विकास कितना और किस प्रकार हुआ था। ठीक है, इसके बारे में बताना एक प्रकार से असंभव है, किंतु सिंधु नदी के कांठे के पुरावशेषों के उत्खनन के बाद से यह पता चले हैं कि आज से 5000 वर्ष पूर्व कृषि अत्यंत अवस्था में थी और लोग राजस्व अनाज के रूप में चुकाते थे। ऐसा अनुमान पुरातत्व मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, वहाँ के उत्खनन में मिले गेहूं और जौ के नमूने से उत्तर प्रदेश में उन दिनों इनके बोए जाने का प्रमाण मिलता था। तो एक प्रकार से कहें तो जो कृषि व्यवस्था थी काफ़ी ज़्यादा पुरानी व्यवस्था थी, मतलब काफ़ी पहले ही कृषि एक प्रकार से की जा रही थी। ठीक, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, सीरियल नंबर 6वां, सेक्शन बी से। ठीक, नालंदा विश्वविद्यालय। बच्चों नालंदा विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है दुनिया भर में क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यह एक प्राचीन काल का जो है एक अंतर्राष्ट्रीय मठ विश्वविद्यालय रहा था। ठीक, यह कई एक प्रकार से वजहों से प्रसिद्ध है, जैसे कि यह दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक है। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में ही हो गई थी। ठीक है, यह वेद, व्याकरण, तर्क, चिकित्सा और मेटा भौतिकी, गद्य रचना और अलंकारिक शिक्षा जैसे विषयों की पढ़ाई होती थी यहाँ पर। यह कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की यहाँ पर, जिनमें से हर्षवर्धन थे, धर्मपाल थे, बसबंद थे, धर्मकीर्ति भी थे, आर्यवेद भी थे और नागार्जुन जैसे शामिल थे। यह जो है सुदूर देशों से छात्र अध्ययन करने आते थे यहाँ पर। यहाँ जो है लोकतांत्रिक प्रणाली से भी काम होते थे। ठीक है, इस तरह आप उनके जो गुण के बारे में लिखेंगे क्यों प्रसिद्ध थे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6वां, सीरियल नंबर 7वां है, सेक्शन बी से। ठीक, भारत और चीन के मध्य जो है व्यापारिक मार्ग का वर्णन कीजिए। तो भारत और चीन के जो व्यापारिक मार्ग थे कुछ इस तरीके से थे, जिसको एक प्रकार से सिल्क रूट एक कहा जाता था। ठीक, सिल्क रूट को रेशम मार्ग भी कहा जाता था उस समय। यह मार्ग जो था 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, इसकी शुरुआत जो है उत्तर मध्य चीन के सियान से शुरू हुई थी। यह जो है चीन, भारत, फारस, अरब, ग्रीस और इटली से होकर गुजरता था। इस मार्ग से रेशम के अलावा कपड़े, मसाले, अनाज, फल, सब्जियां,
एक प्रकार से लकड़ी, धातु के सभी इत्यादि सामान वस्तुओं का व्यापार होता था। ठीक है, सिल्क रूट के जरिए धर्मों का प्रसार भी हुआ करता था। बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, हिंदू धर्म, पारसी धर्म और मनीचिज्म जैसे धर्मों का एक प्रकार से प्रसार हुआ करता था इस मार्ग के द्वारा। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी से, क्वेश्चन नंबर 7वां है, सीरियल नंबर 8वां है कि प्राचीन भारत में सिंचाई व्यवस्था क्या थी। पहले समय में जो प्राचीन भारत की सिंचाई व्यवस्था थी एक प्रकार से थी, कहीं कहीं तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक प्रकार से गड़बड़ थी। क्योंकि क्या थी, उस समय कुएं का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, नहरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था, टैंक की सिंचाई थी। ठीक है, कुएं और बावड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक, कुछ इस तरीके से जैसे कि आपका पहले क्या होता था, नहर के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कई प्राचीन सभ्यताओं के नदी के पानी को खेतों तक पहुंचाने के लिए व्यापक नहर प्रणाली विकसित की गई थी। कटाव को रोकने के लिए नहरों को अक्सर ईंटों या पत्थरों से बनाया जाता था। ठीक है, और टैंक सिंचाई क्या थी कि दक्षिण भारत के जो है कुछ खास हिस्सों जैसे कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में जैसे कम जल को इकट्ठित करने और संग्रहित करने के लिए पानी को टैंक या फिर जलाशय द्वारा बनाए गए थे। ये टैंक जो है शुष्क अवधि के दौरान एक विश्वसनीय जल स्रोत प्रदान करते थे। और बावड़ियाँ क्या थी, जिनको बावली कहा जाता था, कि हाथ से खोदे गए कुएं आम थे। आमतौर पर शुष्क क्षेत्रों में पानी तक पहुंचाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती थी बावड़ियों द्वारा आसानी से, जिससे खेतों में सिंचाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस समय आप थोड़ा उसके बारे में पढ़ के बढ़िया से लिखेंगे। ठीक, फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको पूरे 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 450 शब्दों में आंसर देना होगा और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 10.5 नंबर का आपको मिलने वाले हैं। ठीक, 10.5 नंबर के मिलने वाले हैं। यहाँ पर 21 नंबर आपको सेक्शन सी से मिलेंगे। चलिए देखते हैं आपका सेक्शन सी का आपका पहला क्वेश्चन है, सीरियल नंबर 9वां है कि प्राचीन भारत में जो है जाति व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो बच्चों, प्राचीन भारत में जो जाति व्यवस्था थी एक प्रकार से वैदिक काल के दौरान, ठीक है, वैदिक काल के दौरान एक प्रकार से और उसके बाद से ही लागू और मान्य हुआ करती थी, जो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक एक प्रकार से शुभारंभ हो चुका था। इस पर के आधार पर लोगों को अलग अलग रहने का उद्देश्य भी हुआ करता था। व्यक्ति के जीवन की जिम्मेदारियों को कम करना इसका उद्देश्य था। जाति की शुद्धता को बनाए रखना और स्वास्थ्य व्यवस्था स्थापित करना। तो इस प्रकार से उस समय जो जाति व्यवस्था बनाई गई थी अपने अपने कार्य को एक प्रकार से व्यवस्थित ढंग से करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, जितने भी जाति व्यवस्था बनाए गए थे इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। फिर आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 10वां है कि मंडल के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ठीक, तो बच्चों, मंडल के जो सिद्धांत एक प्रकार से भौगोलिक आधार पर राज्यों के संबंधों का एक तर्क संगत रणनीतिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के मुताबिक जो है एक राज्य के पड़ोसी जो देश हैं या फिर राज्य उसके मित्र या शत्रु हो सकते थे। ठीक है, इस सिद्धांत के बारे में कुछ जानकारी जैसे इस सिद्धांत का तर्क है कि यह प्रत्यक्ष पड़ोसी दुश्मन होता है जबकि एक अप्रत्यक्ष जो है पड़ोसी मित्र होता है। ठीक, इस सिद्धांत के मुताबिक जो है मंडल के केंद्र में एक ऐसा राजा होता है जो अन्य राजाओं को जीतने की इच्छा रखता है। इसे एक प्रकार से बीजिगीसु कहा जाता है। इस सिद्धांत में राज्यों की 4 मुख्य श्रेणियां होती हैं, बीजिगीसु, आर्य, माध्यमा और उदासीन। कौटिल्य के मुताबिक जो है यथा राजा तथा प्रजा का मतलब है कि किसी राज्य के लोगों का चरित्र वहाँ के लोगों के समान होता है। मंडल शब्द संकीर्ण चक्र को कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप लिखेंगे। फिर आप अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 11वां कि तक्षशिला जो है विश्वविद्यालय कि इसका विवरण थोड़ा इसके बारे में हमको बताना होगा। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय एक प्रकार से दुनिया का पहला विश्वविद्यालय माना जाता है। ठीक, यह जो विश्वविद्यालय है प्राचीन भारत के गांधार देश की राजधानी तक्षशिला में स्थित था। ठीक, इसकी स्थापना राजा भरत ने एक प्रकार से राजा भरत के द्वारा की गई थी और इसका नाम जो है उनके बेटे तक्ष के नाम पर रखा गया था। ठीक है, यह विश्वविद्यालय 6वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था। यहाँ जो है 60 से ज़्यादा विषयों की पढ़ाई होती थी। यहाँ वेद, वेदांत, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विधा, ज्योतिष, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्वविद्या, मंत्र विद्या, शिल्प और कई भाषाओं की भी पढ़ाई होती थी इसके साथ साथ में। ठीक है, यहाँ धनी और गरीब एक प्रकार से दोनों तरह के बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पढ़ने के लिए भारत समेत कई एशिया भर के विद्वान आए थे। ठीक है, तक्षशिला विद्यालय को कश स्टोन का शहर भी कहा जाता है। ठीक है, इस तरह आप इसके बारे में लिखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक्शन सी से, सीरियल नंबर 12वां है कि चोल राज्य के स्थानीय प्रशासन का वर्णन कीजिए।
ठीक है। तो बच्चों चोल शासन में जो स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाएं थी कैसी थी? चोल प्रशासन 3 वर्गों में बटा हुआ था। आपका पहला था केंद्रीय सरकार, ठीक, और दूसरा आपका था स्थानीय सरकार, और तीसरा आपका था प्रांतीय सरकार। तो स्थानीय सरकार क्या था? जो लोकतांत्रिक तरीके से काम करती थी, ठीक है। हर शहर और गांव की अपनी विधानसभा थी, ठीक है, जिसे उर और सभा के नाम से भी जाना जाता था उस समय। चोल शासन में ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वायत्तता होती थी। स्थानीय प्रशासन का काम जो है प्रतिनिधि संस्थाओं के जरिए होता था उस समय। चोल शासन में स्थानीय जीवन के लिए कई सामूहिक संस्थाएं हुआ करती थी, जो एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करती थी। चोल साम्राज्य को प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए 9 प्रांतों में बांटा गया था, जिन्हें मंडलम कहा जाता था, ठीक है। हर मंडलम का एक राज्यपाल होता था, जिसे मंडला एक प्रकार से मुंडली कहा जाता था। मंडलम के गवर्नर राजा के साथ नियमित रूप में रहते थे और उन्हें एक प्रकार से सपोर्ट भेजते थे, ठीक है। तो इस तरह आप चोल वंश के जो है चोल राज के स्थानीय प्रशासन के बारे में लिखेंगे। तो बच्चों यह कहीं ना कहीं हर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला आपके आगामी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो सभी बच्चे के आपका 5 सेमेस्टर वाले हिस्ट्री वाले फर्स्ट पेपर का जिसका एग्जाम है, तो बच्चे ऐसे ध्यान देंगे, ठीक है। बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।